हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में आज हम पढ़ने वाले हैं डीकॉम्पोजिशन के बारे में। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम में डीकॉम्पोजिशन के ऊपर। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे डीकॉम्पोजिशन की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और डायग्राम समझने वाले हैं, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे और पूरे के पूरे नंबर गेन कर सकोगे। ओके, स्टार्ट करें। अब सोचो डीकॉम्पोजिशन क्या है और कहां सुना है। सबसे पहली चीज तो डीकॉम्पोजिशन स्टूडेंट्स हमने सबसे ज्यादा सुना है कि ये हेल्प करता है मिनरल की रिसाइकलिंग में। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीकॉम्पोजिशन क्या कर रहा है, तो इट विल हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। मिनरल्स की रिसाइकलिंग करने में हेल्प करता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है डीकॉम्पोजिशन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म कौन है, अर्थवर्म। और इसीलिए हम अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका आंसर भी एनसीईआरटी में गिवन है कि ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने में और सॉइल को लूज करने में। ठीक है, नेक्स्ट चीज, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देंगे इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली डीकॉम्पोजिशन क्या हो गया, डीकॉम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक करेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्लियर, दैट इज डीकॉम्पोजिशन। अब अगर तुम्हें डीकॉम्पोजिशन करना है तो तुम्हें चाहिए होंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि तुम्हें चाहिए होगा क्या, तुम्हें चाहिए होगा एक रॉ मटेरियल। तो उस रॉ मटेरियल को हम डेट्राइटिस कहते हैं। डेट्राइटिस में अब क्या क्या आ जाएंगे, डेड प्लांट के रिमेन्स आ जाएंगे, जैसे लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स एनिमल्स के, उनका फीकल मटेरियल, ये सब डेट्राइटिस बन जाएगा, विच इज रॉ मटेरियल फॉर डीकॉम्पोजिशन। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीकॉम्पोजिशन का रॉ मटेरियल क्या है, तो तुम डेट्राइटिस दोगे और ये सारे चीजों को बताओगे। अब जो डीकॉम्पोजिशन का प्रोसेस है, इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है फ्रैगमेंटेशन, पहला स्टेप है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा स्टेप का नाम है लीचिंग, तीसरे का कैटाबॉलिज्म, चौथे का ह्यूमिफिकेशन और पांचवे का मिनरलाइजेशन। अब हम इन पांचों स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, डेट्राइटिस को ब्रेक करके, डिकम्पोज करके हम इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करने वाले हैं सॉइल के अंदर। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम डेट्राइटिवोर्स कहते हैं। डेट्राइटिवोर्स का अगर एग्जाम्पल पूछे तो अर्थवर्म। ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा। क्या हुआ, देखो ये तुम्हारे बड़े बड़े ऑर्गेनिक पार्टिकल्स थे, तुम अभी इन्हें फिजिकल ब्रेकडाउन करने वाले हो। क्या करने वाले हो, इनका फिजिकल ब्रेकडाउन। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे ना, है अभी भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, पर इससे सिंपलर है, ये फिजिकली ब्रेक हुए हैं। प्रोसेस का नाम है फ्रैगमेंटेशन। प्रोसेस का नाम क्या हो गया, फ्रैगमेंटेशन। क्लियर हुआ। अब उसके बाद में क्या होगा, अब इमेजिन करो एक बड़ा सा टोस्ट ले लो, तुम ब्रेड का बड़ा पीस ले लो, वो जो ब्रेड अपन टोस्ट कर देते हैं वो, या चाय में डिप करके जो बिस्किट या टोस्ट खाते हैं, उनको जब अपन तोड़ते हैं, बड़ा से तोड़ा, 2 पीसेस में किया, तो थोड़ी थोड़ी चूरा निकल जाती है ना, पाउडर साइड में निकल जाता है, राइट। यहां पे भी जब इस बड़े को हमने छोटे में तोड़ा तो कुछ
अलग से निकल जाएंगे, मिनरल्स बहुत स्मॉल अमाउंट में ब्रेक हो जाएंगे और वो मिनरल्स वाटर के साथ नीचे चले जाते हैं वाटर टेबल में और वहां पर वो अनअवेलेबल सॉल्ट्स बन जाते हैं। क्या हुआ, ये जब फ्रैगमेंटेशन हुआ तो साइड बाय साइड कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स बहुत छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गए, वो नीचे सॉइल के अंदर चले गए और वहां पर वो प्रेसिपिटेट हो गए एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, लीचिंग। तो डिकॉम्पोजिशन का पहला स्टेप हुआ फ्रैगमेंटेशन, दूसरा स्टेप हुआ लीचिंग। कितने स्टेप्स देखे थे हमने, 5 स्टेप्स देखे थे, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। हमने कौन सा देख लिया, हमने फ्रैगमेंटेशन देख लिया और लीचिंग देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो ये लीचिंग के बाद वाले तो सारे अनअवेलेबल सॉल्ट्स बन गए, बट अब जो ये है हम इसकी बात करते हैं। ओके, इसके साथ क्या हुआ, अब इस पे एक्ट करेंगे बैक्टीरिया और फंगस जिनको हम डीकॉम्पोजर्स कहते हैं। इस पे कौन एक्ट करेगा, बैक्टीरिया एक्ट करेगा, फंगस एक्ट करेगा, उनके एंजाइम्स एक्ट करेंगे और इनको और छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे। देखो जो फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन किसने परफॉर्म किया, फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म किया डेट्राइटिवोर्स ने। और ये किसने परफॉर्म किया, जैसे कि अर्थवर्म, ये किसने परफॉर्म किया, बैक्टीरिया और फंगस ने। और जब इन्होंने इस पे एक्ट किया तो क्या ये और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, पर सॉइल के ऊपर ही रहेंगे, पानी के साथ नीचे नहीं जा रहे, तो हम उसको लीचिंग नहीं कहेंगे, ऊपर ही है। बैक्टीरिया और फंगस ने एक्ट किया है, बैक्टीरियल एंजाइम्स ने काम किया, फंगल एंजाइम्स ने काम किया और हम इस प्रोसेस को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 3 कैटाबॉलिज्म। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ। कैटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब है बड़ी चीज को छोटे में तोड़ना, पर यहां पे जो फ्रैगमेंटेशन हुआ है वो फिजिकल प्रोसेस था मोर और लेस। यहां पे जो हुआ है ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम्स ने काम किया है, यहां पर उनके एंजाइम्स ने काम नहीं किया, यहां पर फिजिकल फ्रैगमेंटेशन हुआ है। क्लियर, 3 स्टेप समझ में आ गए। अब ये जो है कैटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट है ये खुद को थोड़ा मॉडिफाई करेगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमस के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमस के अंदर। और ह्यूमस बन रहा है इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा ह्यूमिफिकेशन। प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ह्यूमिफिकेशन। कन्वर्ट हो गया है ये किस में, ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। देखो अब इतने की एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डेट्राइटिवोर्स ने ब्रेक किया डेट्राइटिस को स्मॉल पार्टिकल्स में, प्रोसेस हो गया फ्रैगमेंटेशन। फिर लीचिंग हुआ, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स go down into the soil horizon and gets precipitated as unavailable salt. ये जो पार्टिकल्स थे ये नीचे चले गए, कौन से होने चाहिए, वाटर सॉल्युबल, ये वाटर टेबल में नीचे चले गए, वहां पर ये प्रेसिपिटेट हो गए एज अनअवेलेबल सॉल्ट। फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम ने डिग्रेड किया डेट्राइटिस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और प्रोसेस हो गया कैटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट चीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स इन डिकॉम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन अगर आ गया कि क्या पहले एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक हुआ, नहीं, सारे स्टेप्स साइमल्टेनियस होते हैं क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग जगह पे एक ही सॉइल में
काम हो रहा होगा, कहीं पे वो फ्रैगमेंट हो रहा होगा, कहीं पे वो नीचे जा रहा होगा, जैसी फ्रैगमेंट हो रहा है वैसी लीचिंग हो रही है। हो सकता है किसी एक पोर्शन में बैक्टीरिया और फंगस पहले ही एक्ट कर गए, बचे हुए में अभी भी फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, हो सकता है कहीं पे ह्यूमिफिकेशन हो गया, हो सकता है कहीं पे मिनरलाइजेशन हो गया, ये सब चीजें साइमल्टेनियस चलती रहती हैं। नेक्स्ट चीज, humification and mineralization occur during decomposition in soil. Humification leads to accumulation of dark colored amorphous substance humus. अभी हम humus के सारे features देखेंगे. The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process of mineralization. देखो यहाँ पर थोड़ा confusion होता है, वो मैं तुम्हें समझाती हूँ. Humus बनाओ, right? देखो यहाँ पे हाँ ओके, तो यहां पर क्या हुआ, जब कैटाबॉलिज्म हो गया था उसके बाद में ये अक्यूमुलेट होने लगते हैं और तब ये ह्यूमस बना देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसी पे काम हो रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर अक्यूमुलेट हो रहे हैं तो ह्यूमस बन जाएगा, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक आयन रिलीज हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक आयन रिलीज हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कह देंगे। क्या बोल देंगे? मिनरलाइजेशन। देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो कैटाबॉलिज्म था उसके बाद ये जो पार्टिकल्स थे ये सब अक्यूमुलेट होने लगे, एक दूसरे से चिपक चिपक के रहने लगे। तो जब ये एक दूसरे से चिपक गए तो क्या उन पे वो बड़े से पार्टिकल्स बन गए, तो क्या अब उन पे माइक्रोब्स एक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं, तो वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर इन पे फर्दर माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाएगी तो इनऑर्गेनिक आयन रिलीज हो जाएंगे और प्रोसेस मिनरलाइजेशन हो जाएगा। तो कहा ना, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म के बाद में ह्यूमिफिकेशन होके ह्यूमस बनेगा, और अगर इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस अलग से रिलीज हो रहे हैं तो मिनरलाइजेशन हो जाएगा प्रोसेस का नाम। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो है ह्यूमस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ह्यूमस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, सबसे पहला तो यहां पर है कि ये एक डार्क कलर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, अमोरिफस सब्सटेंस है। केमिस्ट्री याद करो, तुमने पढ़ा है क्रिस्टलाइन और अमोरिफस, तो ये अमोरिफस सब्सटेंस है। नेक्स्ट चीज, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के। नंबर 4, अगर हाईली रेजिस्टेंट है तो क्या डिकॉम्पोजिशन होगा? नहीं होगा। डिकॉम्पोजिशन अकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। फोर्थ प्रोसेस, फोर्थ टर्म कि डिकॉम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट पे होता है। नेक्स्ट, इट इज कोलॉइडल इन नेचर। नंबर 5 हो गया ये कि ये कोलॉइडल है नेचर में। नंबर 6, इट सर्व्स एज रिजर्वायर फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर एक्ट करता है। The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients by the process known as mineralization. अब यहां पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया मिनरलाइजेशन हो गया है, और हमने ह्यूमिफिकेशन के बारे में देखा कि इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। डिकॉम्पोजिशन होगा तो बहुत ही स्लो रेट पे होगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिकॉम्पोजिशन नहीं होगा। अगर डिकॉम्पोजिशन हो रहा है, चाहे कम रेट पे हो रहा हो, तो भी तो इनऑर्गेनिक आयन रिलीज होंगे, तो यहां से भी मिनरलाइजेशन हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। और मिनरल्स मतलब इनऑर्गेनिक आयंस का रिलीज होना, ह्यूमस से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, चलो अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं कि डिकॉम्पोजिशन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। तो देखो, डिकॉम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन की जरूरत है इसमें, तो बहुत बड़ा फैक्टर जो कि रेट ऑफ डिकॉम्पोजिशन को अफेक्ट करेगा वो कौन हो गया? ऑक्सीजन। कहाँ गया? ये रहा। चलो, नंबर 1 ऑक्सीजन। नेक्स्ट चीज सुनो, द रेट ऑफ डिकॉम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटिस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो दूसरी चीज क्या हो गई? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटिस दूसरी चीज हो गई।
और तीसरी चीज हो गई क्लाइमेटिक फैक्टर, तीसरी चीज क्लाइमेटिक फैक्टर। ओके, अब देखो इन्होंने नेक्स्ट चीज क्या बताई है, पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की। अगर हमारा डेट्राइटिस रिच है, किसके अंदर, कौन सा कलर चूज करूं, चलो ये कर लेते हैं। अगर हमारा डेट्राइटिस लिग्निन या काइटिन रिच है तो डिकॉम्पोजिशन बहुत स्लो रेट पे होगा, क्योंकि लिग्निन काइटिन बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, तो उनको डिकम्पोज करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने नाइट्रोजन रिच डेट्राइटिस ले लिया या वाटर सॉल्युबल शुगर्स रिच डेट्राइटिस ले लिया तो हमारा डिकॉम्पोजिशन बहुत फास्ट रेट पे हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स चीज लोगे तो डिकॉम्पोजिशन स्लो होगा, सिंपल चीज लोगे डिकॉम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। लिग्निन और काइटिन होगा, डिकॉम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। नाइट्रोजन होगा, वाटर सॉल्युबल शुगर्स होंगे तो डिकॉम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटिस। नेक्स्ट चीज देखो, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक फैक्टर की बात हुई ना, तो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट्स डिकॉम्पोजिशन। तो अगर तुमसे पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है तो वो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, ये सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर वार्म टेम्परेचर है और मॉइस्ट सॉइल फैक्टर है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, तो हमारा डेट्राइटिस फास्ट होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर है, अगर ड्राई सॉइल है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। क्लियर? वार्म टेम्परेचर है, अगर मतलब मॉइस्ट सॉइल है डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, ड्राई सॉइल और लो टेम्परेचर है डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तीसरा फैक्टर क्या था, तीसरा फैक्टर अपन ने ऑक्सीजन देखा था। तो अगर एरोबिक कंडीशंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। अगर एनएरोबिक कंडीशन है डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है anaerobiasis inhibit decomposition and it results in the buildup of organic matter। मतलब तुमने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, एनारोबिक कंडीशन थे, तो ये सब चिपक के एक बड़ा मैटर बन गए, बिल्डअप हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स। क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन भी समझ में आया। अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम को अब समझना बहुत 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 सिंपल हो जाना चाहिए। देखो ये एक पेड़ है, उस पेड़ में से उसका कोई भी पार्ट गिर गया, सपोज उसका कोई भी पार्ट गिर गया, तो उसमें से थोड़ी एनर्जी तो हमारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स खा लेंगे और वो फूड वेब के अंदर चली जाएगी। हमें पता है 10% एनर्जी ऐसे फूड वेब में चली जाती है, रेगुलेशन वगैरह हो जाता है, राइट। बची हुई पे कौन एक्ट करेगा, इंसेक्ट्स एक्ट करेंगे, हमारे अर्थवर्म डेट्राइटिवोर्स काम करेंगे। तो डेट्राइटिवोर्स उसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे बेसिकली फ्रैगमेंटेशन हो गया। क्या हो गया? फ्रैगमेंटेशन। फिर क्या हुआ, सब न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। सॉइल के अंदर चले गए ना, तो यहां पर लीचिंग की बात करी है इन्होंने। एक और चीज यहां पर देखो, लीचिंग दोनों टाइम होगी, जब फ्रैगमेंटेशन हो रहा है तब भी लीचिंग होगी और जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो इस कंडीशन में भी लीचिंग होगी। बड़ी चीज छोटे में ब्रेक कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा चूरा तो निकलेगा ही निकलेगा। तो लीचिंग तुम्हें यहां पे भी देखने को मिलेगी और यहां पे भी देखने को मिलेगी, उस स्टेप पे भी। ठीक है, लीचिंग हो गई। ओके, अब इस पे कौन काम करेगा, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स, यानी कि कैटाबॉलिज्म। ये कलर तो दिखेगा नहीं, ब्लैक कलर कहाँ है, ये रहा, कैटाबॉलिज्म, ये रहा। लीव्स को कंज्यूम कर देंगे डिकम्पोजर्स जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया, और वो लिटर बना देगा। फिर उसके बाद में फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स वगैरह, और ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन गई, यानी कि ह्यूमस बन गया।
यानी कि ह्यूमिफिकेशन की यहाँ पे बात की गई है, ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमस तो बहुत हेल्पफुल होता है फर्टिलाइजेशन में, तो भैया यहाँ पर प्लांट्स उसको यूज कर लेंगे, वो ग्रो कर जाएंगे। तो ये हो गया मिनरल अपटेक, मिनरल अपटेक हो गया यहाँ पर। ये है इस पूरे डायग्राम का मतलब, ये रहा हमारा पूरा का पूरा डायग्राम। समझ आया? ये पूरा प्रोसेस समझ आया? कुछ कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। वी गाइज मीट इन सम अदर क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू, हैव अ हैप्पी लर्निंग।